नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज से। कलकत्ता हाईकोर्ट संदेश खाली मामले में सीबीआई का एक्शन शुरू। यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जे के मामलों पर हेल्पलाइन बनाई गई। शिकायत दर्ज कराने के लिए ईमेल आईडी भी जारी किया गया है। दूसरी बड़ी खबर, ब्रेक करिए। आबकारी घोटाले में के कविता की मुश्किलें और बढ़ी। ईडी के बाद सीबीआई ने के कविता को किया गिरफ्तार। के कविता ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में कल सुबह 10 बजे सुनवाई। तीसरी बड़ी खबर, पूर्णिया में पप्पू यादव के ऑफिस पर पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने पप्पू यादव की प्रचार गाड़ी की जांच की। पप्पू यादव ने बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय पर्चा भरा। और चौथी बड़ी खबर, राजस्थान के करौली से पीएम का कांग्रेस पर हमला। कहा, वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने तुष्टीकरण का महापाप किया है। कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ परिवार की चिंता है, पीएम मोदी ने कहा। और राजस्थान की रैली में राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, एक झटके में देश से गरीबी को मिटा देंगे। हर महीने 8,500 रुपए खटाखट आते रहेंगे, राहुल गांधी ने कहा। और आतंक के खात्मे के लिए रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को नसीहत। कहा, आतंक खत्म नहीं कर पा रहा है तो हम मदद को तैयार हैं। एएनआई को दिए इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। और न्यूज वीक पर पीएम मोदी के इंटरव्यू पर चीन का रिएक्शन। मजबूत संबंध दोनों देश के हित में, चीन ने कहा। विकास के लिए इलाके में शांति जरूरी है, चीन ने कहा। सीमा विवाद पर बातचीत से समाधान, चीन ने कहा। बड़ी खबर, महेंद्रगढ़ बस हादसे के बाद राज्य सरकार का एक्शन। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर, पूरे प्रदेश में स्कूल बसों की फिटनेस चेक के आदेश दे दिए गए हैं। और नौवीं बड़ी खबर, कंज्यूमर कोर्ट्स में 15 अप्रैल से ऑनलाइन सुनवाई होगी। अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई के लिए एसओपी जारी किया गया है। उपभोक्ता के लिए शिकायतों का समाधान करना आसान हो जाएगा। इन सभी खबरों के साथ कर्टन रेजर में अब आपको दिखाते हैं कौन कौन सी वो खबरें हैं जो इस वक्त सुर्खियों में हैं और जो आज आपको देखना जरूरी है। पहली खबर, ममता बनर्जी बार बार दंगा दंगा क्यों कह रही हैं? मुस्लिम वोटों के लिए डर वाली पॉलिटिक्स डिकोड करेंगे। दूसरी खबर, बिहार में मछली पर महाभारत के बाद आज नारंगी सियासत हुई। हेलीकॉप्टर में संतरा खाकर तेजस्वी ने किसके दांत खट्टे किए हैं। तीसरी खबर, पीएम मोदी के चुनावी मंच की कमान नारी शक्ति के हाथों में होती है। शक्ति साधना का महिला वोटों पर क्या असर होगा। और चौथी खबर, पीएम मोदी 60 टॉप इंडियन गेमर्स से मिले। उनसे ये क्यों कहा, मैं बाल कलर करके सफेद करता हूं ताकि लगे कि मैं मैच्योर हूं। और पांचवी खबर, इलॉन मस्क और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जल्द हो सकती है मुलाकात। भारत के लिए इलॉन मस्क का क्या होगा एक्स फैक्टर। फिक्र आपकी में आज सबसे पहले फिक्र डर दिखाकर की जा रही राजनीति की दो तस्वीरें ध्यान से देखिए। आपके सामने ममता बनर्जी और इमरान मसूद। ध्यान से देखिए इन दो तस्वीरों को। सवाल यह है कि क्या इस डर के आगे भी जीत है? ईद के मौके पर मुसलमानों को दंगे का डर किसने दिखाया? चुनाव से ठीक पहले मुसलमानों में देश से बाहर निकाल देने वाला डर किसने फैलाया? इसका जवाब है विपक्ष के दो बड़े चेहरे। एक है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दूसरे हैं कांग्रेस के टिकट पर सहारनपुर से चुनाव लड़ रहे इमरान मसूद। दोनों ने मुस्लिम वोटों के लिए करीब करीब एक जैसी बात की है। ममता बनर्जी ने बगैर बीजेपी का नाम लिए कहा कि वो दंगा कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन माथा ठंडा रखना। मैं भी दिमाग ठंडा रखूंगी, बहकावे में नहीं आना, हम दंगा फसाद नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने यह बयान कोलकाता में रेड रोड पर आयोजित नमाज में शामिल होने पर दिया। वहीं इमरान मसूद सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग आपके बीच आकर नफरत फैलाएंगे, उनसे होशियार रहना। हम 20 करोड़ मुस्लिम हैं, कोई हमें देश से निकाल नहीं सकता। इन दोनों नेताओं के बयानों पर फिक्र इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि विकास से ज्यादा डर को चुनावी मुद्दा बनाकर बेचा जा रहा है। सबसे पहले ममता बनर्जी के बयान सुनिए, जिसमें शेर व शायरी भी है और चुनावी चिंगारी भी और शेर व शायरी के बहाने धमकी भी। खुदी को कर गुलाम दिखना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी वजह क्या है। कोलकाता में ईद के मौके पर मुसलमानों के बीच पहुंचकर ममता बनर्जी ने शुरुआत इस शेर से की। फिर बात निकली तो सीए और यूसीसी तक चली गई। हमारी इच्छे सर्वधर्म समन्वय, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা,
আপনাদের জীবন নো এনআরসি নো ক্যাব নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো তুমি আমাকে জেলে পুরে দিতে পারো তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো ममता बनर्जी के इस बयान में एक खास बात थी। उन्होंने पहली बार यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना रुख साफ किया। कहा कि वो यूसीसी और सीए को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन इसके बाद जो कहा वो ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला था। अन्नपूर्णा पूजक माता को हम श्रद्धा करते हैं और ये लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल हम रहेगा कुल उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। सुना आपने, ममता बनर्जी के शब्दकोश से एक बार फिर दंगा शब्द निकला और जब उन्होंने ऐसा कहा तो बाद में भतीजे अभिषेक ने इस डर को थोड़ा और बढ़ाया। अंधेरा तो सूरज निकलना चाहिए, अब कुछ भी हो मौसम बदलना चाहिए। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और एक भाई को भाई से लड़ाए, आने वाले दिन उसका विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। दोनों के इन चिंगारी वाले बयानों के बाद दिल्ली तक सियासत जबरदस्त हुई। बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन की सियासी जंग सरेआम हुई। सीए को लेकर जिस प्रकार की बात विपक्षी दलों ने कही है, इससे साफ हो जाता है कि वो लोकतंत्र और संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि संसद के द्वारा पारित कानून के खिलाफ कोई राज्य की विधानसभा कैसे बोल सकती है। ये तो संविधान के ढांचे को ध्वस्त करना है। तो वो कोशिश करेंगे ध्रुवीकरण की, फसाद की। तो जाहिर तौर पे हर पॉलिटिकल पार्टी को अलग अलग राज्यों में तैयार रहना है। कुछ भी हो, सौहार्द ना बिगड़े। सौहार्द अगर बिगड़ता है ना तो लोकतंत्र आहत होता है। फिर किस बात का चुनाव, कैसा चुनाव? मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पिछले कुछ वक्त में ममता बनर्जी ने दंगा शब्द का इस्तेमाल कितनी बार किया? जवाब है कम से कम 5 बार। 4 दिन पहले ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था 19 अप्रैल को वोटिंग है और ये 17 अप्रैल को दंगा करेंगे। इसी के साथ यह भी कहा था कि रामनवमी पर न दंगा करना है न किसी को करने देना है। ममता ने आज कोलकाता में फिर कहा कोई दंगा करने आता है तो चुप रहिएगा, माथा ठंडा रखिएगा। इससे पहले वो ये भी बयान दे चुकी हैं कि बीजेपी दंगा कराने के लिए दूसरे राज्यों से लोग लाती है। एनआईए वाले विवाद पर कहा था कि बीजेपी एनआईए को भेजकर पश्चिम बंगाल में दंगा कराएगी। दंगा पर इतना एम्फेसिस क्यों? क्या वजह? ममता बनर्जी चुनावी मौसम में बार बार दंगे का डर क्यों दिखा रही हैं? इसका जवाब है मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स। और इसकी जड़ कहां पर है? सेंसेक्स 2011 के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 2,47,00,000 है। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को जहां 51% मुस्लिम वोट मिले, 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी का यह वोट प्रतिशत बढ़ के 70% हो गया। 2021 के विधानसभा चुनाव में यह 75% हो गया। यानी 2016 से लेकर 2021 तक 5 साल में ही टीएमसी को मिले मुस्लिम वोट प्रतिशत में 24% का इजाफा हुआ है। लगता है ममता दीदी को पता है कि अगर डर दिखाया गया तो मुस्लिम का वोट परसेंटेज सीधे तौर पर बढ़ेगा, इसीलिए हर वो दांव चला जा रहा है जिससे मुस्लिम वोट बैंक न बटने पाए। लेकिन कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर सहारनपुर में कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने, देखिएगा यहां पर वीडियो दिखाएंगे इमरान मसूद का। इमरान मसूद ने मुसलमानों को जो डर दिखाया वो भी देखना जरूरी है। हर बात में हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले लोगों से होशियार हो जाओ। ये मुसलमान इतने हैं यहां निकाल नहीं सकते। 2 करोड़ लोग निकलते नहीं, ये तो 20 करोड़ हो रहे। जब निकलने के नहीं तो नफरत से कैसे दिया? या तो इनको बता दो कि कोई रास्ता है। पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है, निकाल नहीं सकते, तो फिर नफरत क्यों फैला रहे हो? बंगाल से 1700 किलोमीटर दूर ये सब चल रहा है।
क्यों कहने की जरूरत है ये? ऐसा डर क्या है अभी? क्या हो गया ऐसा? सहारनपुर में सभा को संबोधित करते हुए इमरान मसूद के हाथ में कांग्रेस का न्याय पत्र, ये देखें जरा। इसी को आधार बताकर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुस्तान की बात करती है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है। फिर उन्होंने बात आगे बढ़ाई, राम लक्ष्मण की कथा सुनाई, कहने लगे कि भारत में हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है। इसके बाद कहा कि बीजेपी दो भाइयों में नफरत फैलाती है, लेकिन भारत में मुसलमान अब 20 करोड़ हो चुके हैं और उन्हें कोई भी देश से बाहर नहीं निकाल सकता। यहां सवाल है कि भाईचारा वाले संदेश में मुसलमानों को देश से बाहर निकालने वाली बात कहां से और क्यों आ गई? किसने कहा ये? क्या ये मुस्लिम वोट पाने के लिए डर वाली एक और नई सियासत है? इमरान मसूद जिस न्याय पत्र को हाथ में लेकर ये सब बातें बोल रहे थे, उस न्याय पत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले मुस्लिम लीग की झलक वाला घोषणा पत्र कहकर हमला बोला था। इसमें 3 बिंदुओं पर बीजेपी को सबसे ज्यादा आपत्ति है। न्याय पत्र में लिखा है, कांग्रेस तय करेगी कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून हो। नंबर 2, भारत में बहुसंख्यवाद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और कांग्रेस की सरकार बनी तो मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। कांग्रेस के न्याय पत्र की यही 3 बातें आज भी बीजेपी कांग्रेस में सियासत की वजह बनी हुई। कहते हैं कि उनके लिए एक अलग नियम होना चाहिए, अलग कानून होना चाहिए, तो ये पर्सनल लॉ की बात नहीं है। और अगर कांग्रेस कह रही है कि इसमें मुस्लिम की क्या बात आ गई, अल्पसंख्यक की बात हुई, मैं पूछना चाहता हूं, क्या जैनों के लिए अलग पर्सनल लॉ था? सिखों के लिए अलग पर्सनल लॉ आनंद मैरिज एक्ट 2013 में बना है। 67 साल तक सिखों के लिए भी नहीं था, बौद्ध के लिए भी नहीं था। तो साफ बोलिए ना, एक ही के लिए था। और कांग्रेस अल्पसंख्यक शब्द की आड़ में छुपने का प्रयास नहीं कर सकती। क्या कांग्रेस बता सकती है उसने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसी गैर मुस्लिम को बनाया कभी? दरअसल भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान, मैं कह रहा हूं ना कि चुनाव इस बार प्रधानमंत्री जी के हाथ से निकल गया है, भाजपा के हाथ से निकल गया है। भाजपा में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है पिछले 10, 12, 15 वर्षों में कि बागी हो रहे हैं लोग, टिकट मना कर दे रहे हैं लोग, चुनाव लड़ने से मना कर दे रहे हैं लोग, उनके नेताओं में आपस में सरफुटअव्वल है। तो इसका डैमेज कंट्रोल कैसे हो? तो वो हर बात को हिंदू मुसलमान पे ले जाकर के डाल देते हैं। प्रधानमंत्री जी कब तक ये काम करिएगा? कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राज में अल्पसंख्यकों की अनदेखी होती है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी अल्पसंख्यकों से भेदभाव वाले आरोप का जवाब न्यूज़वीक को इंटरव्यू में दे चुके हैं। ये कथन उन लोगों की कुछ सामान्य भ्रांतियों को दर्शाता है जो अपने सामाजिक दायरे से बाहर के लोगों से मिलने जुलने का प्रयास नहीं करते। भारत के अल्पसंख्यक समुदाय भी अब इस तर्क को स्वीकार नहीं करते। सभी धर्मों के अल्पसंख्यक, चाहे वे मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो या यहां तक कि बेहद सीमित संख्या वाले पारसी जैसे अल्पसंख्यक भी भारत में खुशी से रह रहे हैं और समृद्ध हो रहे हैं। जब योजनाओं और पहल की बात आती है तो देश में पहली बार हमारी सरकार एक अनूठा सैचुरेशन कवरेज अप्रोच लेकर आई है। यह किसी विशेष समुदाय या क्षेत्र के लोगों के समूह तक सीमित नहीं है, ये सभी तक पहुंचने के लिए है, जिसका अर्थ है कि वे योजनाएं इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। चाहे वो घर, शौचालय, नल कनेक्शन या खाना पकाने के ईंधन जैसी सुविधाएं हो या गारंटी फ्री लोन अथवा स्वास्थ्य बीमा हो, ये योजनाएं समुदाय और धर्म की सीमाओं से परे हर नागरिक तक पहुंच रही हैं।